कर रहे हैं इन दिनों बजट, गवर्नमेंट बजट की। आप जानते हैं कि बजट में जो प्राप्तियां होती हैं, रिसिप्ट्स, उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट्स, पूंजीगत प्राप्तियाँ, उन्हें हम कहेंगे जिनमें ये दो विशेषताएं हों। ये क्या है? पहली विशेषता क्या होती है कि क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट क्या है? दैट रिसिप्ट्स व्हिच क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ऐसी प्राप्तियां जो सरकार को आज मिल तो गई हैं, लेकिन वे सरकार के लिए एक लाइबिलिटी यानी कि देयता, बर्डन, बोझ के रूप में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोन। सरकार ने आज उधार लिया, उधार लेने से पैसे तो मिल गए, लेकिन ये पैसे एक निश्चित समय के बाद विद इंटरेस्ट, ब्याज के सहित सरकार को वापस करने पड़ेंगे। इसलिए इसको कहा जाता है कि कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं, नंबर वन, जो कि सरकार के लिए लाइबिलिटी, यहाँ एक टर्म यूज किया जाता है लाइबिलिटी, देयता, जिसको कि हम बोझ, बर्डन, कुछ भी कह सकते हैं, क्रिएट करें। दूसरी विशेषता क्या होती है कैपिटल रिसिप्ट्स की? रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की एसेट्स, सरकार की जो परिसंपत्तियां हैं, उनमें रिडक्शन यानी कि कमी लाती हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं दैट क्रिएट्स लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। लाइबिलिटी क्रिएट कैसे होगी? लोन लेने से। क्यों? क्योंकि लोन जो आज लिया गया है वो विद इंटरेस्ट निश्चित समय के बाद वापस करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो एक लाइबिलिटी है। दूसरी तरफ क्या है कि सरकार को पैसा तो मिल गया, लेकिन वो पैसा कैसे मिला है? बाय रिड्यूसिंग एसेट्स। सरकार की एसेट्स में, परिसंपत्तियों में कमी होने से पैसा मिला है। जैसे सेलिंग ऑफ PSUs, जो सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सरकार अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के का कुछ प्रतिशत शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। उससे क्या हुआ कि पहले जो पूरी की पूरी 100% शेयर सरकार के थे, आज उनमें कमी आ गई है। आज सरकार की ओनरशिप 100% से कुछ कम हो गई है। सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इससे पैसे तो मिल गए हैं। फॉर एग्जांपल, सरकार की एक कंपनी है BSNL, या बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, नवरत्न, महारत्न के नाम हम जिनको देते हैं। सरकार ने अगर उसका 20% शेयर बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब सरकार सिर्फ 80% शेयर की ही मालिक बची है, 20% शेयर का मालिक प्राइवेट सेक्टर हो चुका है, यानी कि सरकार की एसेट्स में कमी हो गई है। तो कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होंगी जो या तो सरकार के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करेंगी या सरकार की एसेट्स में कमी लाएंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स के 3 मेन आइटम्स होते हैं, यानी कि 3 मुख्य बिंदु हैं, जो कि 3 मुख्य आइटम्स हैं, मदें हैं, जो कि कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। पहला आइटम जो है वो है रिकवरी ऑफ लोन्स, ऋणों की वसूली। देखिए, जो सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को समय समय पर उधार देती है, या किसी एक देश की सरकार अन्य देश की सरकारों को भी समय समय पर पैसा उधार देते रहते हैं। तो जब सरकार उन लोन्स की रिकवरी कर लेती है, उस रिकवरी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। अब समस्या यह है कि हमने इस रिकवरी ऑफ लोन को कैपिटल रिसिप्ट क्यों माना? क्यों इसलिए माना क्योंकि जब सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स को या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी अन्य देश की सरकार को उधार दिया था, तो वो सरकार की एक एसेट बन गई थी, एक परिसंपत्ति के रूप में हो गई थी कि उस पर सरकार को ब्याज मिलने वाला है, मिल रहा है लगातार। अब सरकार ने क्या किया?
उस एसेट को समाप्त कर दिया। कैसे वो एसेट समाप्त हो गई? क्योंकि जो लोन दिया था उसकी रिकवरी हो चुकी है, लोन की वसूली हो गई है। तो लोन की वसूली होने से सरकार को जो पैसे मिलेंगे, जो प्राप्तियां होंगी, जो रेवेन्यू मिलेगा, उसको हम कैपिटल रिसिप्ट में शामिल कर रहे हैं। क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि इस प्रकार की रिकवरी से सरकार की एसेट्स में कमी आ जाती है। हमारा सेकंड कंपोनेंट होता है बोरोइंग्स, उधार। पहला क्या था बेटा? ध्यान से आप समझेंगे इसको, रिकवरी ऑफ लोन्स। दूसरा क्या है? बोरोइंग्स, सरकार ने किसी अन्य लोगों से उधार लिया। यहाँ पर सरकार ने जो उधार दिया था कभी, वो वापस लिया है। यहाँ पर सरकार क्या करी? स्वयं उधार ले रही है, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि जब हम किसी से उधार लेते हैं तो हमारे सिर पर एक लायबिलिटी, एक देयता या एक बोझ हो जाता है। क्यों बोझ हो जाता है? क्यों वो लायबिलिटी है? क्योंकि जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट हमने उधार लिया है उसे हमें विद इंटरेस्ट एक निश्चित समय के बाद वापस देना होता है। इसलिए बोरोइंग्स को हम कैपिटल रिसिप्ट में शामिल करते हैं। सरकार उधार कहाँ कहाँ से लेगी? 3 स्रोतों से। पहला क्या? जनरल पब्लिक से, जिसको कि हम पब्लिक डेप्ट के नाम से जानते हैं। सरकार कोई बॉन्ड इशू कर देगी या NSC सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स बेचना शुरू कर देगी। आम जनता उन्हें खरीद लेती है और सरकार को पैसे दे देती है। एक निश्चित समय के बाद सरकार आम जनता को पैसे वापस करेगी विद इंटरेस्ट। तो जो भी जनरल पब्लिक से उधार लिया जाता है, जिसको कि हम पब्लिक डेप्ट के नाम से जानते हैं। सेकंड क्या होता है? RBI से उधार ले लेना। सरकार को अगर आवश्यकता पड़ती है, जनरल पब्लिक की बोरोइंग्स से, पब्लिक डेप्ट से अगर काम नहीं पूरा हो पा रहा है, तब सरकार क्या करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से उधार लेती है, जिसे कि हम डेफिसिट फाइनेंसिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम घाटे की वित्त व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जो तीसरा उधार का स्रोत है, देखिए, जो पहला था जनरल पब्लिक से पब्लिक डेप्ट, लोक ऋण और डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था, ये दोनों देश के अंदर के हैं, इंटरनल बोरोइंग्स हैं। अगर सरकार का काम इनसे नहीं पूरा हो रहा है, तब सरकार को क्या करना पड़ता है? जो तीसरा स्रोत है, जिसका नाम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व, यानी विदेशों से उधार लेना। तो जो विदेशों से सरकार उधार लेगी वो 2 रूपों में लेगी, 2 स्रोतों से लेगी। पहला क्या है? फॉरेन गवर्नमेंट्स, विदेशी सरकारों से। एक देश की सरकार किसी अन्य देश की सरकार से उधार ले सकती है। जैसे भारत की सरकार को अगर आवश्यकता है तो वो अमेरिका की सरकार से या रशिया की सरकार से उधार ले ले, तो वो कहलाता है फॉरेन गवर्नमेंट से लिया गया उधार। दूसरा क्या होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, जैसे IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस तरीके के बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे कि सरकार उधार लेती है। तो बोरोइंग्स जो कि हमारी कैपिटल रिसिप्ट का सेकंड आइटम है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम माना जाता है। थर्ड कंपोनेंट होता है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। देखिए, इन्वेस्टमेंट का उल्टा होता है डिसइन्वेस्टमेंट, निवेश और विनिवेश। निवेश का मतलब होता है पैसे लगाना और विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो पैसे कभी लगाए गए थे किसी इंडस्ट्री में, आज उन पैसों को वहाँ से वापस निकालना। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो सरकार के मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न हैं, उनके कुछ शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप हो जाती है और सरकार की ओनरशिप में कुछ कमी आ जाती है। कुछ प्रतिशत शेयर्स मार्केट में प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट के द्वारा बेच दिया जाता है, जिसको कि हम डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट को हम क्यों कैपिटल रिसिप्ट में शामिल करेंगे? क्योंकि जब डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उससे सरकार की एसेट्स में कमी आ जाती है। और बोरोइंग्स को हमने क्यों शामिल किया था कैपिटल रिसिप्ट में? क्योंकि बोरोइंग्स से सरकार के लिए लायबिलिटी क्रिएट
होती है। रिकवरी ऑफ लोन्स से सरकार की एसेट्स में कमी आती है, इसलिए इन तीनों को हम कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत शामिल करते हैं। हाँ बच्चों, जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं इनको हम दो अलग रूपों में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होती है डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, दूसरी होती हैं नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। डेप्ट क्रिएटिंग यानी उधार सृजित करने वाली पूंजीगत प्राप्तियाँ, ऐसी पूंजीगत प्राप्तियाँ जिनसे सरकार के लिए उधार बने, वो कहलाती हैं डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। और दूसरी होती हैं नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, यानी कि ऐसी प्राप्तियाँ जिनसे किसी प्रकार का कोई लोन ऋण क्रिएट ना होता हो। आपने अभी पढ़ा कैपिटल रिसिप्ट के 3 कंपोनेंट्स, पहला रिकवरी ऑफ लोन्स, दूसरा बोरोइंग्स और तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट। इनमें से जो हमारा रिकवरी ऑफ लोन्स है और जो डिसइन्वेस्टमेंट है, इन दोनों से किसी तरीके का कोई डेप्ट क्रिएट नहीं होता है। इन दोनों से सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। भले ही इनसे सरकार की एसेट्स में कमी आ रही हो, लेकिन चूंकि इनसे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, इसलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। जबकि जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट था बोरोइंग्स से सरकार के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, इसलिए बोरोइंग्स को हम कहते हैं डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। हाँ बच्चों, हम लोगों का बजट रिसिप्ट इसी के साथ समाप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा बजट रिसिप्ट से। आपसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या अंतर होता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट, हम किसी भी रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट कब कहा जाएगा, या कैपिटल रिसिप्ट कब कहा जाएगा। या इसी को घुमा फिरा कर आपसे पूछ लेते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट की विशेषताएं क्या हैं, कैपिटल रिसिप्ट की विशेषताएं क्या हैं। अगला आपसे पूछ सकते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे टैक्स है, नॉन टैक्स। आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है, या आपसे नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस कौन कौन से हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं, या किसी को एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है। उसके अलावा बच्चों अक्सर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कोई भी एक आइटम दे दिया गया, जैसे आपको दे दिया गया कि रिकवरी ऑफ लोन्स। अब आपसे पूछेंगे यह किस प्रकार की रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है तथा क्यों। आपको बोरोइंग्स दे दी गई, या आपको डिसइन्वेस्टमेंट दे दिया गया, या टैक्स इनकम दे दी गई, नॉन टैक्स इनकम का में किसी का नाम लिख दिया गया, और आपसे पूछेंगे कि ये किस प्रकार की इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है तथा क्यों। तो आप इन कुछ भी प्रश्न पूछें उसका उत्तर जो है लायबिलिटी और एसेट में ही छिपा होगा। आप इतना दिमाग में अपने सेट कर लें कि अगर लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो कैपिटल रिसिप्ट है, अगर लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, अगर एसेट्स में रिडक्शन हो गया तो कैपिटल रिसिप्ट है, और अगर एसेट्स में किसी प्रकार का कोई रिडक्शन नहीं होता है तो वह रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। इसी के आधार पर आप बताते चले जाएंगे। अगर कहा गया रिकवरी ऑफ लोन्स, आप फटाक से देखो कि रिकवरी ऑफ लोन्स से क्या लायबिलिटी बनी, नहीं बनी, क्या एसेट में रिडक्शन हुआ, इसलिए ये क्या हो गई, कैपिटल रिसिप्ट। तो इसी प्रकार से बेटा प्रश्न आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। एक प्रश्न और अक्सर पूछा जाता है कि बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो उसे भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा।